हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आयुष। आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। अब आप मेरी वीडियो पर आ ही गए हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट को ज़रूर फॉलो करिएगा। स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के नाम से इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि लॉ से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स डेली बेसिस पर आती है वो आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक पे प्रोवाइड हुआ करेंगी। और एक शॉर्ट वीडियो के 1 मिनट वीडियो के भी बनाकर मैं उसमें अपलोड करता रहता हूँ, जिससे कि आपकी जो लॉ के रिगार्डिंग नॉलेज है वो बढ़ती रहेगी। तो आज हम इस वीडियो के अंदर मैं गारंटी देता हूं कि आपको 10 जो क्वेश्चंस हम आईपीसी के पढ़ेंगे वो बिल्कुल क्लियर होंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के रिगार्डिंग, और आपको एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए भी बहुत फ़ायदा होगा। तो आज का जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो 10 बेस्ट क्वेश्चंस का है जो हम आईपीसी के अंदर समझेंगे। आईपीसी के अंदर भी कौन सा टॉपिक? ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी का, जो हमारा सेक्शन 378 से 462 के अंदर कवर होता है। यूट्यूब के अंदर हमने पूरे का पूरा प्लेलिस्ट इस टॉपिक के रिगार्डिंग अपलोड किया हुआ है। आप यूट्यूब के अंदर प्लेलिस्ट में जाएंगे, ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी की आपको पूरी लिस्ट प्रोवाइड होगी। सेक्शन 378 462 के अंदर हमने पूरी वीडियोस बना रखी हैं। और ये क्वेश्चन हम प्रीलिमिनरी बेसिस के लिए करेंगे, जैसे कि एमसीक्यू टाइप होते हैं। इसका पार्ट 1 है। आगे और पार्ट्स आते रहेंगे, टाइम टू टाइम हम वीडियोस बनाते रहेंगे। ये जो क्वेश्चंस होंगे ये जुडिशरी, एडीपीओ, लॉ एंट्रेंस एग्जाम, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, लॉ ऑफिसर, एलएलएम, आईबीपीएस, स्पेशल लॉ ऑफिसर के जितने भी एग्जाम्स होंगे वहाँ पे आप एमसीक्यू पेपर तो पहले दोगे, प्रीलिमिनरी टाइप तो दोगे, तो वो उन सभी एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन बहुत मस्ट हैं करने, अगर आपका उस एग्जाम के अंदर आईपीसी का टॉपिक आ रहा है। और आईपीसी मेजर एक्ट है जो हर जगह कवर होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देरी ना करते हुए। ये जो मैंने आपको बताया था कि जैसे हमने अपनी वीडियोस के अंदर प्लेलिस्ट मैंने आपको बताई है कि मैंने सेक्शन 378 462 के अंदर आपको पूरी प्लेलिस्ट बता रखी है। तो उसके अंदर हमने थेफ्ट पढ़ा हुआ है पूरा का पूरा, एक्सटॉर्शन की वीडियोस मैंने अपलोड करी हुई है, और इसके अंदर मैंने स्टोलन प्रॉपर्टी के बारे में बताया हुआ है, रॉबरी के बारे में बताया हुआ है, चीटिंग के बारे में बताया हुआ है, मिसचीफ के बारे में बताया है, और फाइनली क्रिमिनल ट्रेसपास जो हमारा 441 462 तक कवर होता है उसकी भी वीडियो बनाकर मैंने आपको प्लेलिस्ट में अपलोड करी हुई है। आप वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। अब हम एमसीक्यू क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन आता है कि ए कट्स डाउन अ ट्री ऑन जेड्स ग्राउंड विद द इंटेंशन ऑफ डिसऑनेस्टली टेकिंग द ट्री आउट ऑफ जेड्स पोजेशन विदाउट जेड्स कंसेंट। अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या है मैं वो बता देता हूँ। ए ने क्या करा कि ट्री को काटा और वो ट्री कट के जेड के ग्राउंड पे गिर पड़ा, और ए ने पेड़ को जो है काटा है वो इस इरादे से काटा है कि जैसे ही वो जेड के ग्राउंड पर गिरेगा तो मैं चुपचाप जेड के जो पोजेशन में, अब वो पेड़ कट के गिर गया तो पोजेशन जो है जेड का हो गया, तो मैं जो है डिसऑनेस्टली तरीके से जाऊंगा जेड के घर में और बिना जेड की इजाज़त लिए बिना वो पेड़ को उठाकर अपने घर पे ले आऊँगा। इसका इरादा ए का ये था। तो क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि ए ने जो है क्या करा है। ए ने ऑप्शन में है ए ने चोरी करी है, ए ने चोरी नहीं करी है, या डिपेंड करता है, या नन ऑफ दी अबव। अब मैं आपको 2-3 सेकंड देता हूँ, आप अपनी कॉपी के अंदर इस क्वेश्चन का जवाब लिखिए, ट्राई करिए, और अगर जितने आपके सही क्वेश्चन या गलत क्वेश्चन होंगे आप मेरे को वीडियो के एंड में कमेंट बॉक्स के अंदर अपना स्कोर बताइएगा कि 10 में से आपका स्कोर कितना आया है। टाइम इज ओवर। अब आपका आंसर है इसका ए ने जो है थेफ्ट कमिट करा है, क्योंकि हमने थेफ्ट की जो डेफिनेशन है उसके अंदर क्लियर बात करी होती है कि इसके अंदर क्वेश्चन में क्या क्या पूछा हुआ है कि ए ने जो है डिसऑनेस्टली तरीके से पेड़ को काटा और जेड के पोजेशन में कोई चीज़ है और वो विदाउट जेड की कंसेंट के लिए बिना वो टेकिंग कर रहा है, टेकिंग द ट्री मतलब लेकर आ रहा है। तो ऑब्वियस है आंसर बिल्कुल इसके अंदर ए होगा, हमारा आंसर सही ए होगा, क्योंकि ए जो है कमिट थेफ्ट, क्योंकि सारे के सारे एसेंशियल एलिमेंट्स जो थेफ्ट के होते हैं वो हमारे क्वेश्चन के अंदर आ रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन समझते हैं कि जेड गोइंग ऑन अ जर्नी एंट्रस्ट हिज प्लेट टू ए द कीपर ऑफ द वेयर हाउस टिल जेड शेल रिटर्न। ए कैरीज द प्लेट टू अ गोल्डस्मिथ एंड सेल इट। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंसेज इफ एनी हैड ए कमिटेड। अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, जेड जो है एक जर्नी पे जाने वाला था। जेड ने कहा कि जेड ने जो है एंट्रस कर दी अपनी प्लेट, एक जेड की प्लेट होगी वो एंट्रस कर दी ए को, मतलब ए को अपनी प्लेट रखने के लिए दे दी कि जब तक मैं घर पर नहीं आता हूँ तो मेरी प्लेट को संभाल कर रखियो। तो जो कीपर था वेयर हाउस का, मतलब जो नौकर था जेड का, तो जब तक जेड रिटर्न नहीं आता, मतलब जेड के घर आने से पहले
चुपचाप ए जो है चला गया किसके पास, गोल्ड स्मिथ के पास, सुनार के पास, और वो प्लेट जाके बेच दी। प्लेट जो है गोल्ड की होगी या चांदी की होगी, कुछ महंगी प्लेट होगी, जब भी वो सुनार के पास गया बेचने के लिए, और प्लेट जो है बेच के और भाग गया। तो ऐसे केस के अंदर ऐसा ए ने कौन सा ऑफेंस कमिट करा है, थेफ्ट करा है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करा है, क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी करा है, या नन ऑफ द अबव करा है। तो मैं आपको वही 2-3 सेकंड का मैं टाइम देता हूँ, अपना आंसर आप कॉपी में लिख कर मेरे को बताइएगा। टाइम इज ओवर। इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, क्योंकि ये देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। इसके अंदर जो है क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो यही कहते हैं कि अगर कोई भी बंदा इंटरेस्ट करके कोई प्रॉपर्टी किसी सामने वाले बंदे को देता है, और वो जिस बंदे को प्रॉपर्टी मिली है और वो बंदा जो है धोखाधड़ी करके भरोसा तोड़कर वो प्रॉपर्टी लेके भाग जाता है या फिर मतलब डिस्पोज ऑफ कर देता है उस प्रॉपर्टी को, तो ऐसे केस के अंदर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का ऑफेंस माना जाता है। यही हमारा क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था। अब क्वेश्चन 3 की हम बात करते हैं। Whoever intending to take dishonestly any movable property out of the possession of any property of any person without that person's consent moves that property in order of such taking is said to commit। अब इस क्वेश्चन का जो है मैं मतलब बता देता हूँ। whoever का मतलब कोई भी। अब थेफ्ट की अगर आप मेरी वीडियो का जो देखेंगे तो उसके अंदर whoever का मतलब मैंने बताया हुआ है कि whoever का मतलब थेफ्ट की डेफिनेशन हुआ है, या क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन की या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की डेफिनेशन के अंदर whoever का मतलब क्लीन बोला हुआ है कि सिर्फ ह्यूमन बीइंग की बात करी जाती है, सिर्फ ह्यूमन बीइंग। तो यहाँ पे whoever का मतलब कोई भी एक ह्यूमन बीइंग, हम कोई पर्सन ले लेते हैं, इंटेंड उसके मन में धारणा है कि वो डिसऑनेस्टली गलत इरादे से जो है कुछ उठाएगा। क्या उठाएगा? कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी उठाएगा। और आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी ऑफ एनी पर्सन, मतलब कि कब्जे में, किसी दूसरे के कब्जे में प्रॉपर्टी है, उस जिस बंदे के कब्जे में प्रॉपर्टी है तो वो बंदा जो है डिसऑनेस्टली तरीके से वो प्रॉपर्टी चुपचाप उठा लेगा, बिना सामने वाले बंदे को पता लगे कि भाई जो मेरे पास प्रॉपर्टी थी वो कहाँ गई। वो जो है बंदा इस इरादे से, इस एक्टिविटी के साथ, इस ऐसा एक्ट यूज़ करके वो उस प्रॉपर्टी को सामने वाले बंदे की जेब में से उठा लेगा। कहने का मतलब ये है कि मेरे पास एक प्रॉपर्टी है और बी एक बंदा है, बी जो है मेरी प्रॉपर्टी को चुपचाप उठाकर ले जाएगा बिना मुझे पता लगे कि मेरी प्रॉपर्टी गई तो गई कहाँ। तो ऐसे अगर कोई ऑफेंस कमिट करता है और ऐसा कोई करने की सोचता है या करता भी है, तो ऐसे केस के अंदर कौन सा ऑफेंस उस बंदे पे लगेगा? थेफ्ट लगेगा, क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन लगेगा, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होगा, या नन ऑफ द अबव। आपको वही 2-3 सेकंड का मैं टाइम देता हूँ, आप अपना कॉपी में आंसर लिख के मुझे बताइएगा। टाइम इज ओवर। इस क्वेश्चन का आंसर जो है ए है, थेफ्ट, क्योंकि एसेंशियल एलिमेंट मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में भी बताए थे कि डिसऑनेस्टली तरीके से बंदा जो है मूवेबल प्रॉपर्टी उठाने के लिए सामने वाले बंदे के पोजेशन के बिना वो लेने का इंटेंशन रख रहा है, तो ऐसे केस के अंदर थेफ्ट आएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। A finds a ring lying on the high road, not in the possession of any person. A by taking it commits the offense of। क्वेश्चन का पहले मैं मतलब बताता हूँ। A जो है, एक A को जो है ना फाइंड, एक रिंग पड़ी हुई मिली। कहाँ पर पड़ी हुई मिली? जो हाई रोड, मतलब कि हाईवे हम समझ लेते हैं, हाईवे पर A को एक अंगूठी पड़ी हुई मिली, और वो अंगूठी जो है किसी के भी कब्जे में नहीं थी। मैंने साफ साफ इसमें लिखा हुआ है नॉट इन द पोजेशन। वो अंगूठी जो है किसी के भी कब्जे में नहीं थी, तो ए को पता नहीं था कि भाई आखिर इस अंगूठी का मालिक है तो है कौन। तो ए ने क्या करा, चुपचाप वो अंगूठी उठाकर अपनी जेब में रख ली, टेकिंग इट। तो ऐसे केस के अंदर ए ने कोई ऑफेंस करा भी है या नहीं करा है, उसका जवाब ही मांग रहा है क्वेश्चन। ए ने अगर चलो ऑफेंस करा है, क्या थेफ्ट का करा है, या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का करा है, या मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी का करा है, या नन ऑफ द अबव का करा है। अब आपको 2-3 सेकंड देता हूं मैं, आप उसका अपना जवाब बताइएगा। टाइम इज ओवर। इसका आंसर है सी। अब इसका आंसर सी क्यों है? क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी। इसकी भी मैंने वीडियो बना रखी है, अगर मेरी वीडियो देख के आप पूरा कॉन्सेप्ट समझे। पहले इसमें साफ क्या बोल रहा है, ए ने क्या करा है, चुपचाप अंगूठी उठाई है। ए ने क्या करा, अंगूठी उठा के अपनी जेब में रख ली। ये क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन का ऑफेंस होता है। अगर आपको कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी पड़ी हुई मिलती है जिसका आपको मालिक कौन है ये नहीं पता होता है, तो ऐसे केस के अंदर आपको उसके मालिक को ढूंढना चाहिए, पूरे के पूरे एफर्ट्स डालने चाहिए
गोल्ड रिंग के अंदर कोई भी पैच नंबर होगा, वो उस पैच नंबर से आपको सर्च करना पड़ेगा कि बंदा ये अंगूठी किसकी है, या फिर आपको पुलिस की मदद लेनी पड़ेगी। आप सीधा बिना जांच पड़ताल करे, बिना सर्च करे, बिना ढूंढे किसी की भी प्रॉपर्टी उठा के अपनी जेब में नहीं रख सकते। अगर आप करते हैं तो आपके ऊपर क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन का चार्ज लगता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। ए सीज अ रिंग बिलोंगिंग टू जेड lying on the table in Zed's house, not venturing to misappropriate the risk immediately for fear of search and detection. He hides the ring in a place where it is highly improbable that it will ever be found by Zed, with the intention of taking the ring from the hiding place and selling it when the loss is forgotten. अब इस क्वेश्चन का जो है थोड़ा सा आपको बड़ा क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन जैसे ही आप अगर क्वेश्चन को समझ गए ना, आपको सीधा मुंह पे आंसर होगा आपके। ए जो है एक रिंग को देखता है जो टेबल पे पड़ी होती है, और टेबल पे भी कहाँ पड़ी होती है, जेड के घर पे। मतलब कि अब इसके अंदर एक बात समझ में आ गई, ए जो है जेड के घर पे गया हुआ है, और ए ने जो है ना एक जेड के घर पे एक टेबल पे अंगूठी पड़ी हुई देखी होती है। अब उसके मन में लालच पैदा हो गया। नॉट वेंचरिंग का मतलब कि भाई रिस्क नहीं चाहता वो करना, रिस्क लेना नहीं चाहता ए, कि चुपचाप अंगूठी उठा के अपनी जेब में रख ले। अब इसके अंदर ये बोल रहा है कि अगर उसने ऐसा करा, मिसअप्रोप्रिएट करा अंगूठी का, तो भाई अगर एकदम जेड जो है वो सर्च करने लग जाए अंगूठी कहाँ गई, और लोगों को चेकिंग करने लग जाए, और अगर बाई चांस ए की जेब से अंगूठी निकलती है तो ए तो फंस जाएगा। तो ए जो है नॉट वेंचरिंग मतलब रिस्क नहीं लेना चाहता। ए क्या करता है, अंगूठी को उठाता है और ऐसी हाईली इम्प्रॉबेबल जगह पर रख देता है। इम्प्रॉबेबल का मतलब इम्पॉसिबल जगह पर रख देता है, जहाँ पे जेड का पहुंचना मुमकिन ही नामुमकिन हो जाएगा। तो ए जो है ऐसी जगह पर जेड की अंगूठी रख देता है, ताकि बाई चांस सर्च लोग करने भी लगते हैं तो जेड को वो अंगूठी मिलेगी ही नहीं, और ए जो है फ्रीली खड़ा होगा, क्योंकि उसकी जेब में तो अंगूठी होगी नहीं, उसने ऐसी जगह पर छुपाकर वो अंगूठी रख दी होगी। तो इसलिए वो अंगूठी छुपाकर रखता है कि ताकि जब मैं अपने घर जा रहा हूँ तो वो चुपचाप वहाँ से हाइडिंग प्लेस से अंगूठी उठा लेगा, और जब जेड को भूल जाएगा कि भाई उसकी अंगूठी खोई थी, फिर जाके वो अंगूठी को बेच देगा। ऐसी की ऐसी पूरी की पूरी उसके मन में इंटेंशन आ जाती है। अब ऐसे केस के अंदर ए ने कौन सा ऑफेंस करा है, चोरी करी है, चोरी नहीं करी है, डिपेंड करता है ये नन ऑफ दी अबव। वही आपको 2-3 सेकंड का मैं टाइम देता हूँ, आप अपना आंसर लिखिएगा। इसका आंसर है ए ने जो है थेफ्ट कमिट करी है। तो ऐसे केस के अंदर ए ने चोरी कमिट करी है। तो मेरा मतलब कहने का है कि चोरी केवल डिसऑनेस्टली इंटेंशन से सामने वाले बंदे के पोजेशन में प्रॉपर्टी को उठाना ही नहीं होता है। भले ही आपने एक प्रॉपर्टी को उठा के दूसरी जगह पर रख दिया है इस इरादे से कि मैं बाद में उठा लूँगा उस प्रॉपर्टी को, अगर आपके मन में ये भी इंटेंशन आ गई है तो आपने थेफ्ट का ऑफेंस कमिट करा है। आप मान लीजिए आपको सेक्शन 378 के अंदर आईपीसी के थेफ्ट की डेफिनेशन जो हमारे को मेंशन है उसके अंदर आपकी जो एक्टिविटी है वहाँ पे मेंशन करी हुई जाएगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन 6। A is a paramour of Zed's wife. She gives a valuable property which A knows to belong to her husband Z, and to be such property as she has no authority from Z to give. A takes the property dishonestly. अब इस क्वेश्चन का मैं थोड़ा मतलब बताता हूँ। ए पैरामोर का मतलब होता है फ्रेंड, हम फ्रेंड मान लेते हैं इस केस के अंदर। ए जो है वो दोस्त है जेड की वाइफ का, मतलब जो जेड की वाइफ है और जो ए है वो दोनों आपस में दोस्त हैं। आप ये बात समझिए। और जेड की वाइफ यानी कि शी हो गई, तो जेड की वाइफ यानी कि शी गिव्स अ वैल्यूएबल प्रॉपर्टी टू ए। अब जेड की वाइफ जो है ए को प्रॉपर्टी दे रही है और वो भी वैल्यूएबल, और ए जो है ये बात जानता है कि जो जेड की वाइफ मुझे प्रॉपर्टी देती है भाई वो हस्बैंड यानी कि जेड की प्रॉपर्टी है। मेरे को जो है जेड की वाइफ अपने हस्बैंड जेड की प्रॉपर्टी ला ला कर देती जा रही है, ये बात ए जानता है। एंड टू बी सच प्रॉपर्टी, और उस जो प्रॉपर्टी जेड की वाइफ ए को जाकर देती है, वाइफ के पास कोई अथॉरिटी नहीं दी है, वाइफ के पास कोई भी अथॉरिटी नहीं है वो प्रॉपर्टी ए को देने के लिए। हस्बैंड जो है अपनी वाइफ को ये नहीं बोलता कि ये प्रॉपर्टी जा ए को दिया, जेड जो है चुपचाप जो है प्रॉपर्टी ए को देती जा रही है। तो नो अथॉरिटी इसके अंदर लिखा हुआ है। तो ए क्या कर रहा है, प्रॉपर्टी अपने पास रख रहा है डिसऑनेस्टली। डिसऑनेस्टली क्यों रख रहा है,
भाई डिसऑनेस्टली तो है। जब ए को पता है कि वाइफ जो जेड की वाइफ चुपचाप मेरे को प्रॉपर्टी लाकर दे रही है और मैं भी पागलों की तरह प्रॉपर्टी ले रहा हूँ ना, बल्कि ए की ड्यूटी बनती है कि वो जेड को बताए कि आपकी वाइफ जो है मुझे प्रॉपर्टी ये दे रही है, क्या मैं प्रॉपर्टी एक्सेप्ट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। अगर वो ऐसे पूछे तो ये तो ऑनेस्टली टर्म आ जाएगा, और उस केस के अंदर जेड बोलते हैं हाँ तुम ये प्रॉपर्टी रख सकते हो, तो ए जो है डिसऑनेस्टली के बजाय ऑनेस्टली एक्ट करेगा, फिर उसके ऊपर कोई भी ऑफेंस नहीं लगेगा। अब इसके अंदर डिसऑनेस्टली टर्म आ गई है, तो ऐसे केस के अंदर ए ने क्या ऑफेंस करा है, थेफ्ट करा है, थेफ्ट नहीं करा है, डिपेंड करता है ये नन ऑफ द अबव। आपको 2-3 सेकंड का टाइम देता हूँ, जवाब बताइएगा। टाइम इज ओवर। इसका आंसर होगा ए ने जो है थेफ्ट कमिट करी है, क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया था कि ए जो है डिसऑनेस्टली तरीके से जेड की वाइफ के जरिए प्रॉपर्टी ले रहा है। अब आप सोचेंगे कि वाइफ के ऊपर क्यों नहीं लगा, वाइफ के ऊपर थेफ्ट का ऑफेंस हो ही नहीं सकता, क्योंकि अल्टीमेटली प्रॉपर्टी लेकर कौन जा रहा है, ए लेकर जा रहा है ना। तो वाइफ के ऊपर कोई भी ऑफेंस लगाना है तो वो अबेटर का लग सकता है, लेकिन मेन जो थेफ्ट का ऑफेंस है वो ए के ऊपर ही लगेगा। अल्टीमेटली जो है ए ने ही ऑफेंस कमिट किया जा रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझते हैं। थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट बिकम सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट अंडर सेक्शन 379 ऑफ द आईपीसी, द स्टेटमेंट इज। अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, सिंपल मतलब है थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली की चोरी जो होती है वो हमारे सेक्शन 379 ऑफ आईपीसी जो हमारे थेफ्ट की पनिशमेंट के बारे में बात करता है, बिजली की चोरी वो उस सेक्शन 379 के अंदर आती है या नहीं आती है। ये क्वेश्चन सिंपल बात आपसे ये पूछ रहा है कि अगर कोई बंदा बिजली की चोरी करता है और बिजली की चोरी करते हुए पकड़ा जाता है तो क्या उस बंदे को सेक्शन 379 के अंदर सज़ा मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये स्टेटमेंट लिख रही है कि भाई जो बंदा बिजली की चोरी करता है उस बंदे को सेक्शन 379 के अंदर सज़ा नहीं मिलेगी। ये स्टेटमेंट ये बोल रहा है। अभी हमसे पूछ रहा है कि जो ये स्टेटमेंट बोली है ये सही है, गलत है, या पार्टली सही है या बिल्कुल भी नहीं है, कि मतलब कोई भी बिजली की चोरी करता है तो उस बंदे के ऊपर सेक्शन 379 के ऊपर सज़ा नहीं लगेगी, ऐसे ये स्टेटमेंट बोल रहा है। तो इस स्टेटमेंट को आप सही बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं, पार्टली करेक्ट बता रहे हैं, या नन ऑफ द अबव बता रहे हैं। आपको 2-3 सेकंड का टाइम दे रहा हूं मैं, आपको जवाब देना पड़ेगा। तो इसका आंसर है ए, बिल्कुल सही स्टेटमेंट ये बताती है, क्योंकि मैंने आपको एक बारी आपको एक केस का नाम बताता हूँ जाकि आपको क्लियर रहेगा। इस केस का नाम है अवतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस केस के अंदर बोला गया था कि भाई अगर कोई भी बिजली की चोरी करता है तो उस बंदे के ऊपर जो है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जो बना हुआ है सेक्शन 39 के रिगार्डिंग उसको वहाँ पे चार्ज करेंगे। अगर कोई भी बंदा बिजली की चोरी करता है तो सेक्शन 39 इंडियन इलेक्ट्रिसिटी के एक्ट के ऊपर उसको चार्ज लगाएंगे, और जो सेक्शन 379 है उसमें उसको बिल्कुल भी हम सज़ा नहीं दिलाएंगे। अगर कोई बिजली के तारों की चोरी करता है तब सेक्शन 379 पिक्चर में आएगा, और अगर कोई बिजली की चोरी करता है तो आप इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट सेक्शन 39 के अंदर सज़ा दिलाएंगे। तो ये आपको एक बात क्लियर हो गई होगी, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब हम आगे दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। 8 जो हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, टू कमिट थेफ्ट वन नीड टू टेक मूवेबल प्रॉपर्टी परमानेंटली out of the possession of another with the intention not to return it to him. It would satisfy the definition if he took any movable property out of the possession of another person though he intend to return it later on. तो इसके अंदर जो है मैं आपको क्लियर बात बताऊं, इसके अंदर सिंपल मतलब लिखा है कि भाई अगर कोई भी चोरी कर रहा है, मतलब कोई भी चोरी कर रहा है तो उस बंदे को चोरी करते हुए मूवेबल प्रॉपर्टी परमानेंटली तौर पे उठाने की ज़रूरत नहीं है। अगर बंदे ने चोरी करी है, मतलब कोई भी बंदे ने मूवेबल प्रॉपर्टी उठाई है, अगर किसी बंदे ने मूवेबल प्रॉपर्टी उठाई है सामने विदाउट आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ अनदर पर्सन, इस इरादे से कि भाई चलो मैं अभी उठा लेता हूँ प्रॉपर्टी को, 15 दिन बाद वापसी कर दूंगा, तो ऐसी भी अगर बंदे ने इस इंटेंशन से प्रॉपर्टी को उठाई है तो क्या वो थेफ्ट है या नहीं है। ये स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि वो उसको हम थेफ्ट मानेंगे। तो ये स्टेटमेंट सही है, गलत है, पार्टली करेक्ट है या नन ऑफ द अबव, इसका जवाब मुझे बताएंगे। 2-3 सेकंड का मैं आपको टाइम देता हूं। टाइम इज ओवर। इसका आंसर है ए, बिल्कुल सही बात है।
भाई अगर जो हम थेफ्ट की डेफिनेशन पढ़ेंगे सेक्शन 378 के अंदर, उसमें कहाँ लिखा है कि टाइम लिमिट के अंदर परमानेंटली बंदे को उठानी पड़ेगी प्रॉपर्टी? वहाँ पे कहाँ लिखा है कि टेम्परेरी टाइम पर ही बंदे को प्रॉपर्टी उठानी लगेगी? उसमें साफ लिखा हुआ है अगर कोई भी बंदा प्रॉपर्टी उठाता है, टुक करता है कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ अनदर पर्सन, उस बंदे ने थेफ्ट कमिट कर लिया। उस बंदे को हम चोर बोलेंगे, उस बंदे के ऊपर चोरी का चार्ज लगेगा, भले ही उसने प्रॉपर्टी कल वापसी करने के लिए उठाई हो। भाई उठाई क्यों आपने? विदाउट द पोजेशन ऑफ अनदर पर्सन विद डिसऑनेस्टली इंटेंशन। तो ऐसे केस के अंदर उस बंदे के ऊपर सेक्शन 379 के ऊपर सज़ा लगेगी, 3 साल तक की मैक्सिमम सज़ा मिलती है। वो अब IPC की जब वीडियो देखेंगे आपको मैंने सब एक्सप्लेनेशन दे रखी है। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर। A owes money to B. B in order to put pressure on A to pay the debts takes away the bike owned by A without his consent and kept in his house. इस क्वेश्चन का मैं मतलब बताऊं, A के ऊपर उधारी थी B को देने के लिए, मतलब A को पैसे देने थे B को। अब B जो है प्रेशर डाल रहा है कि भाई मेरे पैसे दे दे। B जो है A को प्रेशर डाल रहा है कि भाई मेरे पैसे तो दे दे, कितने टाइम में देगा? तो B जो है बोला मैं तेरी अब बाइक लेके जा रहा हूँ, पैसे दे जाइयो और बाइक ले जाइयो। और B ने क्या करा, बाइक उठा ली बिना A के कंसेंट लिए बिना और अपने घर पे लाके खड़ी कर दी। अब ऐसे केस के अंदर ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि B ने कौन सा ऑफेंस कमिट करा है, थेफ्ट करा है, थेफ्ट नहीं करा है, डिपेंड करता है नन ऑफ द अबव। तो 3 सेकंड आपको देता हूँ, आप आंसर बताइएगा। टाइम इज ओवर। इसका आंसर है A। ऑब्वियस है बंदे ने थेफ्ट कमिट करी है, क्वेश्चन तो अपने आप ही आंसर दे गया, विदाउट हिज कंसेंट। विदाउट, अगर कंधे की कंसेंट नहीं है, पोजेशन में किसकी है? A ने, क्योंकि खरीदी किसने है? ओन्ड बाय द A, यहाँ पे क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे और आपको डेफिनेशन ध्यान से पता होगी, आपका आंसर आपके सामने होगा। इसका आंसर A है। अब हम आखिरी क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, और आखिरी क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रखा है। जो हमारे दिल्ली जुडिशियल सर्विस जो DJS का पेपर्स आते हैं हमारे, उसके अंदर ऐसे ही कहानियाँ बना के आती हैं जो बंदे को पूरा घुमा देती हैं। तो मेहरा एंड फिलिप्स वर कैडेट्स। कैडेट्स का मतलब मैं अभी बता देता हूँ। कैडेट्स का मतलब होता है कि कोई भी आर्मी, मिलिट्री, एयरफोर्स के अंदर कोई भी ट्रेनीज होते हैं, उनको हम कैडेट्स बोलते हैं, ना कि ट्रेनी बोलते हैं। ऑन ट्रेनिंग इन द इंडियन एयरफोर्स अकेडमी जोधपुर ऑन 14 मई 1952 मॉर्निंग, एडमिटेडली मेहरा एंड फिलिप्स took off a hardware HT-822 aircraft. This was done before the prescribed time, example at about 5 a.m. without authorization and without observing any of the formalities which are required for an aircraft flight. While they were thus on their return, the plane was stopped at Jodhpur and they were both arrested. ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आंसर इतना सिंपल है, आपको बस कहानी समझ में आ गई, आपके मुंह पे जवाब होगा। मेहरा और फिलिप्स थे वो कैडेट्स, मतलब ट्रेनी मान लेंगे हम, वो जो है कैडेट्स थे, वो ट्रेनिंग पे थे इंडियन एयरफोर्स एकेडमी जोधपुर के अंदर अपनी ट्रेनिंग पे थे वो इंडियन एयरफोर्स के अंदर। 14 मई 1952 को वो चुपचाप सुबह उठे, दोनों मेहरा और फिलिप्स उन्होंने चुपचाप हार्वर्ड HT-822 एयरक्राफ्ट, मतलब एक प्लेन उड़ाकर ले गए चुपचाप। और उन्होंने अप्रॉक्स 5 बजे प्लेन उड़ाकर ले गए होंगे। 5 बजे तो भाई कोई उठता भी नहीं, और प्लेन भी कैसे उड़ाया? ना किसी की उन्होंने ऑथराइजेशन ली, ना किसी की ऑब्जर्वेशन में उन्होंने फॉर्मेलिटीज़ निभाई। फ्लाइट उड़ाने की फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, आपको कहीं साइन वाइन तो करना होगा, डॉक्यूमेंटेशन वर्क तो होगा, और ऑथराइजेशन तो होगी कि आप कोई प्लेन ले जा रहे हो और कोई ऑथराइजेशन ही नहीं होगी, ऐसा कहीं पर भी नहीं होता। तो वो चुपचाप 5 बजे प्लेन उड़ाकर ले गए। जैसे ही वो वापस आ रहे थे तो उनके प्लेन को जोधपुर में रोक दिया गया और उन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया। तो अब उन दोनों के ऊपर, मेहरा और फिलिप्स के ऊपर कौन सा चार्ज लगेगा? थेफ्ट का लगेगा, थेफ्ट का नहीं लगेगा, डिपेंड करता है, ये नन ऑफ द अबव। वो 2-3 सेकंड का आपको टाइम देता हूँ, जरूर जवाब बताइएगा। टाइम इज ओवर। इस क्वेश्चन का आंसर है ए, एक्यूज हैज कमिटेड थेफ्ट। क्योंकि इसके अंदर कहानी में क्या बता, मेरे को कहानी से मतलब क्या है, हमें तो इशू फाइंड आउट करना है। इशू क्या निकालना है? विदाउट ऑथराइजेशन, विदाउट ऑब्जर्विंग। आपको सिर्फ ये 2 वर्ड पे ध्यान देना है। ये 2 वर्ड पे ध्यान चला गया, आंसर आपके सामने, चोरी करी है बंदों ने। तो मैं अब उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे जो 10 क्वेश्चन हमने कवर करे हैं वो बिल्कुल
आपको समझ में आए होंगे और एक एक पॉइंट से समझ में आए होंगे। और ऐसे मैं पार्ट्स अपने वीडियोस के अंदर बनाता रहूँगा टॉपिक वाइज आईपीसी के अंदर, जितने हमने टॉपिक्स अभी तक कवर करे हैं। और आपको बहुत बेनिफिट होगा मेरी वीडियोस देखने का। बस आपको एक काम करना होगा कि आपको वीडियोस पूरी देखनी होगी, क्योंकि आप देखो क्वेश्चन 10 तक अगर आप पहुंचे हैं तो अपने आपको लगा होगा कि अरे क्वेश्चन तो यार बहुत ईजी वे में आते हैं जुडिशरी के अंदर या एपीओ के अंदर, ये सारे वहीं से क्वेश्चन उठाए हुए हैं। मेरे पे बहुत ऑथेंटिक सोर्स से मैंने ये क्वेश्चंस फाइंड आउट करे हैं, आपको थोड़े इजी लगेंगे। दिन पे दिन पार्ट वाइज मैं क्वेश्चंस की जो स्पेशलिटी है वो मैं हाई एडवांस लेवल पे करता रहूँगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और अगर आपको कोई भी चेंजेस अगर लगते हैं कि मुझे अपने चेंजेस वीडियो में भी स्लाइड शो के अंदर करने चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। और आपका कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। और मेरे इंस्टाग्राम पे अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो मैं इंस्टाग्राम पे ज़रूर आपको बोलूँगी, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे आप ज़रूर फॉलो करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।